वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बात एक बार फिर से आज मिडिल ईस्ट की करेंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर है। ईरान और इजराइल के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है, मिसाइल ड्रोन अटैक हो रहा है, गोला बारूद बम धमाके सिर्फ यही मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि इस जंग का जो असर ग्लोबली देखने को मिल रहा है, उस असर के बाद चाहे तेल की कीमतों की बात कर लीजिए, चाहे गोल्ड की बात कर लीजिए, या खाद्य संकट गहरा रहा है, ऐसी चर्चाएं अब होनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से फ्लाइट्स के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तेजी से बढ़ोतरी हो गई है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो 40% की फ्लाइट के दामों में यानी कि टिकट्स में प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। ग्लोबली इसका एक इंपैक्ट इस जंग का देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल आज ये कि जंग दो देशों के बीच की है, ये टकराव दो देशों के बीच का है, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि इसका असर पूरी दुनिया पर ग्लोबली रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे दोनों के लिहाज से हो रहा हो। भारत पर इस पर क्या इंपैक्ट है, कैसे भारत इस संकट से उभरेगा, क्योंकि जंग भारत में नहीं है लेकिन भारत के ऊपर जिस तरीके से संकट मंडरा रहा है अर्थव्यवस्था को लेकर, खाद्य को लेकर, इन तमाम पहलुओं पर आज करने वाले हैं हम चर्चा। आप देखते रहिए सीधी बात। जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। आपको पता है कि हर रोज बम गिरते जा रहे हैं। ऑयल का दाम तो $100 से ऊपर बढ़ गया है। गैस का भी, हमारे एलपीजी तो 60 रुपये से बढ़ गए 2 दिन पहले, और गैस आ भी नहीं रहा है कतर से और दूसरे देशों से। इस हाल में हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, हमारे देश के विदेश कार्यों के मामले में, और जो भी है हमारे लोग की चिंता है उनके मन पे, इसको संसद के सामने रखना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। देश को उन्होंने जानबूझ के महंगाई की आग में झोंका है। वो हार्मोज समुद्री मार्ग जो 50% ईरान के कब्जे में है, वहां से हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती है। बावजूद इसके आपने ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए और आज देश महंगाई के संकट में पहुंच गया। आपके दोस्त तो मजे ले रहे हैं। अडानी ने तो 3 गुना दाम बढ़ा दिया गैस का। वो तो आपदा में अवसर, आपका जो वाक्य है उसने सीख लिया। देश के लोग मरे जिए कोई मतलब नहीं, उसने तो अपना गैस का दाम 3 गुना बढ़ा दिया। और इस बीच कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। एक एक कर वो तमाम सवाल हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। क्या ईरान इजराइल की जंग अब दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि बन गई है अमेरिका ईरान की प्रॉक्सी जंग? क्योंकि जिस दिशा में जा रही है उसके बाद ये सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल, अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव बढ़ा तो क्या दुनिया के 20% तेल सप्लाई पर होगा खतरा पैदा, और इसका इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? तीसरा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग तोड़ सकती है वैश्विक सप्लाई चेन? तेल, एल्यूमिनियम, उर्वरक, शिपिंग लागत में क्या बड़ी उछाल देखने को मिलेगी जिस तरीके से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं? चौथा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बाजार के संकेत के इस बात का इशारा है कि युद्ध लंबा नहीं चलेगा या फिर ये बड़े क्षेत्रीय संकट की तरफ एक इशारा है? पांचवा, पूरे संकट में भारत को क्या होनी चाहिए रणनीति? तटस्थ कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा या वैश्विक दबाव के साथ खड़े होना? भारत को क्या सिलेक्ट करना होगा, क्या चूज करना होगा, किस तरह की स्ट्रैटेजी भारत को अख्तियार करनी होगी? तो ये वो तमाम सुलगते सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक एक कर उन मेहमानों का परिचय भी हम आपसे करा देते हैं जो इस चर्चा में हमारे साथ होंगे।
जिनसे आज हम सीधी बात करेंगे। कई सवाल, उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इस युद्ध का, एक तरफ ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, कई चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी के बाद तेल के दाम बढ़ना, ये तमाम जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहा है, ये लोगों को चिंता में डाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सिग्नल्स ऐसे भी मिल रहे हैं जिसके बाद ऐसा लग रहा है, कुछ जो सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है मानो जैसे ये वॉर अब खत्म होने की कगार पर पहुंचने वाला है। तो इन तमाम सवालों का आज विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बारीकी से इन तमाम बातों को। कई मेहमान हमारे साथ हैं, आइए एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ तपोष पाल जी हैं जो जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार का पक्ष रखने के लिए, बातों को, तमाम स्टेटमेंट्स को क्लियर करने के लिए। रोहित शर्मा है फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं पर जल्द ही इस डिबेट का हिस्सा होंगे। कमांडर भूषण दीवान जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। इसके साथ ही देवेंद्र विश्वकर्मा अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कमांडर भूषण दीवान जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। ये जिस तरीके से युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसको लेकर दो सवाल है। क्या ये युद्ध अभी लंबा चलेगा या फिर जो संकेत मिल रहे हैं कि पहले देखिए दामों में उछाल आता है, तेल के दामों में, खाद्य संकट, फ्लाइट्स के रेट थोड़े इंक्रीज होते हैं, जो चेंजेस नजर आते हैं उन चेंजेस के बाद अब थोड़ी सी स्थिरता भी नजर आ रही है। इस बीच ट्रंप का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सिग्नल ये भी दे रहा है कि ये वॉर जल्द खत्म भी हो सकता है। रियलिटी क्या है अभी की करंट सिचुएशन को देखकर? मोनिका जी, मेरी समझ में ऐसा नहीं है कि वॉर जल्दी खत्म होगा। जो अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट तो समझो जलडमरू मध्य जो है समझो बंद ही है लगभग अभी। हाँ। अगर और पूरी तरह बंद हो जाता है तो आप दुनिया भर में इकोनॉमी पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। जो आपने बड़ा अच्छा कवर किया, एक तो ऑयल का भी है, हाँ। फर्टिलाइजर्स उर्वरक का भी है, एल्युमिनियम का भी है, और क्या असर पड़ेगा हमारा इंडिया का जो खाने का माल जाता है गल्फ कंट्रीज को। यहाँ बॉम्बे में, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, बॉम्बे में जो कंटेनर लदे हुए हैं इवन ऑनियंस के बेचने वाले जो बैठे हैं वो कहते हैं भाई हम तो भी 8 रुपए 9 रुपए किलो पे भी प्याज बेच देंगे। तो मैं हमारा ट्रेड पे भी असर पड़ेगा और हमारे जो लोग वहां से आएंगे, आपका भाई मेरा भाई वहाँ काम कर रहा है, वापस छोड़ के आएगा, जैसे कोविड में लोग चले गए थे तो उसकी रेमिटेंस भी कम होगी। पर इसमें देखिए सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है अगर वॉर लंबा चलता है, ये हमें देखना है। अमेरिका को हो रहा है। क्यों? अमेरिका अपने आर्म्स बेचेगा गल्फ कंट्रीज को। गल्फ कंट्री तो अपने को बचा नहीं पा रहे हैं, जो मार खा रहे हैं वो, तो उनसे आर्म्स खरीदेगा, अमेरिका को फायदा, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है ऑयल का प्राइस तो बढ़ेगा और ये अमेरिका भी है अपना ऑयल बेचेगा महंगे पे, कमाएगा, रूस भी कमाएगा। तो सबसे क्योंकि कमाई होने वाली है, चीन को तकलीफ मिलेगी। हाँ। भारत को भी मिलेगी, चीन को ज्यादा तकलीफ मिलेगी, 40% ऑयल ईरान से लेता है। तो ये सब के चलते मैं देख रहा हूँ 3-4 महीने तक तो जंग और चलेगी मोनिका जी। तो यानी कि अभी 3-4 महीने अगर और जंग चलती है तो उसमें बैलेंस कैसे बनेगा, क्योंकि इसका जो असर है वो वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में बैलेंस दुनिया कैसे बनाएगी तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये जो एरिया है खाड़ी क्षेत्र का जहां पर ये वॉर हो रही है, जहां पर हम लगातार मिसाइल अटैक देख रहे हैं, ड्रोन अटैक देख रहे हैं, इससे दुनिया का कोई भी हिस्सा मानो जैसे ऐसा लग रहा है कोई भी अछूता नहीं रह गया है। हमारे साथ देवेंद्र विश्वकर्मा जी भी है अर्थशास्त्री के तौर पर, उनका रुख करेंगे। देवेंद्र जी, पहले भी आपसे चर्चा हुई थी, बीते दिनों भी आपके साथ जब चर्चा हुई थी, आपने कहा था कि इकोनॉमी के तौर पर अर्थव्यवस्था नहीं चरमराएगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप देखिए तेजी के साथ दाम चीजों के बढ़ते जा रहे हैं। चाहे आप एलपीजी की बात कीजिए, तेल की बात कीजिए, लोग अब सड़कों पर उतरना शुरू हो गए हैं, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं, अब भी क्या आप यही कहेंगे कि इसका एक इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा इकोनॉमी के तौर पर? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, तो आप अगर अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल लोग हैं, है ना, तो ये पॉलिटिकल लोगों का काम ही है कि कौन सा मुद्दा हमको मिलता है, उस मुद्दे के आधार पर हम सड़क पे आते हैं, है ना। अगर ईरान के समर्थन में जो भारत में पूरे देश में जो आंदोलन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो आंदोलन कर रहे हो अमेरिका के विरोध में, ये समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी युद्ध होता है, आज कोई भी विकासशील और विकसित देश युद्ध नहीं चाहता है। विकास के क्रम में बढ़ना बहुत कठिन है, डिस्ट्रॉय होना बहुत आसान है ना। आज आप देखिए दुबई का टूरिज्म खत्म हो रहा है,
खाद्यान्न की समस्या आज इन अरब कंट्रीज में आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। यूरोप को कुछ नहीं होने वाला है। अब आप ऑयल की बात कर रही हैं, हमारी सरकार की क्षमता, उसने उसको ऑयल की स्थिति को मजबूत करके रखा है। हम ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं, हम रशिया से बात कर रहे हैं, इसलिए इतनी इतनी बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, शेयर मार्केट डाउन होगा, ठीक है, गैस के प्राइस हमने बढ़ा है, लेकिन उसका ऑप्शन भी हमारे पास है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, इंडक्शन का उपयोग, ई बाइक्स है, कार्स है। हाँ। तो ये ऐसा इतनी इतनी बहुत बड़ी स्थिति गंभीर भारत में नहीं होने वाली जिस तरीके का बताया जा रहा है। निश्चित रूप से ईरान जो कर रहा था, अगर वो बड़ा पावर, एटॉमिक पावर बन जाता, तो उससे पूरे विश्व को खतरा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था, जिस तरीके से उसने फिलिस्तीन में पूरी आतंकवादी गतिविधियां की और इजराइल पे हमला किया, वो हम क्यों भूल जाते हैं? क्यों हम जम्मू कश्मीर को भूल जाते हैं? कौन था उसके पीछे? जब पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमले भारत में किए, वो ड्रोन कहां से आए थे? वो टर्की और ईरान से आए थे। हाँ। तो इसलिए जब भी कोई भी युद्ध होता है, समस्या आती है। कोविड में आप देखिए, समस्या आई, उसका समाधान भी होगा। इसलिए देखिए, ईरान की इतनी बड़ी क्षमता नहीं कि वो 1 महीने युद्ध कर सके, ना ही उसके पास खाद्यान्न इतना है कि वो 1 महीने झेल सकता है। उसका भी आर्थिक ढांचा खत्म हो रहा है। उसके आसपास के जितने भी देश हैं वो भी परेशान है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, टूरिज्म खत्म हो रहा है, उनकी खाद्यान्न की समस्या आ रही है। जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, जो ईरान चाहता था कि चाइना और रशिया हमारी मदद करेंगे, वो मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ईरान मानता हूं, घुटने बिल्कुल टेकने वालों economically- में से भी तो नहीं लग रहा ना सर, ईरान बिल्कुल, घुटने देखिए, टेकने वालों में देखिए, से भी नहीं actual लग रहा। युद्ध तो अभी लंबा करेगा। खिंचने के आसार लग भी रहे हैं कि चलिए इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जब महीने आपके में। पास, जब उनके पास हथियार नहीं, चाइना कब तक उनको मदद करेगा? देखिए, आज रशिया की स्थिति देखिए क्या हो गई है ना? आज कोई भी अच्छा देश, विकसित देश, विकासशील देश इनसे दूर रहना चाहता है। अब क्योंकि उनकी मजबूरी है। हम भी 1947 से पाकिस्तान को झेल रहे हैं, उससे कितना हमको इकोनॉमी लॉस हो रहा है। लेकिन इस तरह सरकार पे आरोप लगाना या इस तरह की बात करना, ये ठीक नहीं है। आप रुकिए, सब अच्छा होने वाला है। कोविड जैसा विश्व में महाकाल जो आया, उससे हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। हमारे देश पे, हमारे प्रधानमंत्री पे भरोसा करिए आप। अमेरिका अपने हिसाब से पॉलिटिकल गेम खेल रहा है ना? यानी कि आप कह रहे हैं कि सब्र करना होगा और सब अच्छा होगा। ये पॉलिटिकल, एक तरह से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि महंगाई और बढ़ेगी, ये वो। हाँ, चीजों में चेंजेस जरूर है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, जो अभी आपका कहना है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके इस पॉइंट पर, हम आगे और इस पॉइंट को बढ़ाना चाहती हूँ मैं। रोहित शर्मा जी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है। रोहित शर्मा जी, देखिए, बड़ी ताकतों की अगर हम बात कर ले, अमेरिका की बात कर लीजिए, रूस की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, इनके मिडिल ईस्ट में अपने अपने दिलचस्पी है, अपने अपने इंटरेस्ट एरियाज है। तो अभी जो स्थिति है, जो उसका ग्लोबल इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि एक बड़े ग्लोबल पावर कॉन्फ्लिक्ट की ओर ये युद्ध जा रहा है? बिल्कुल, एक बड़े ग्लोबल पावर की युद्ध की ओर जाता दिख रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका इसराइल है, और अभी जो खबर आई वो कि रशिया उसको इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहा है, रशिया और चाइना उसको मिसाइल्स और दूसरी चीजें सप्लाई कर रहा है। एक बहुत बड़ी चीज के फाता 2 जो मिसाइल है, वो मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल हमने तो नहीं देखी। किसके पास थी? अमेरिका के पास, रशिया के पास। अमेरिका ने भी टेस्टिंग फेज में ही रखी थी, अमेरिका की टेस्टिंग फेज से बाहर नहीं निकली थी। चाइना के पास, और इंडिया ने भी टेस्टिंग फेज से अभी जिसे बोलते हैं अग्नि प्राइम, वो टेस्टिंग फेज से बाहर नहीं आई है। तो ये पहली बार है कि हाइपरसोनिक मिसाइल कहीं मारी गई। तो चाइना, क्या ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी? नहीं थी। तो ये कहां से आए? हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ साथ पहले जो वार्निंग सिस्टम था इजराइल का या गल्फ के कंट्रीज का, वो 6 मिनट पहले बता देता था कि एक मिसाइल आ रही है। अब कितनी देर पहले बताता है? 2 मिनट पहले। अब 2 मिनट में आदमी कहाँ फंसा? 2 मिनट में अपना एक आदमी अगर घर पे खाना बना रहा है, कुकिंग कर रहा है या टीवी देख रहा है, मिसाइल बजी, तो वो भागेगा कहाँ? शेल्टर तक पहुंच पाएगा? नहीं। तो इस सिचुएशन पे आ चुकी है। और ये सीधे सीधे बताता है कि रशिया और चाइना कोशिश ये कर रहे हैं कि ये बहुत लंबी चले, और इतनी लंबी चले। मैं पिछली बार भी आप ही के चैनल पर बोला था, तो एक जनाब कोई डिफेंस एक्सपर्ट बैठे थे, वो बोले थे कि नहीं 3 दिन खत्म हो जाएगी, ये सब बकवास कर रहे थे। लेकिन ये वॉर अब लंबी चलने वाली है। और हम अभी आज बांग्लादेश का क्या हुआ है, इस कॉलेजेस बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? क्योंकि तेल नहीं है बस। ये सारी वर्ल्ड में होने वाला है।
$100 से बहुत ऊपर चला गया क्रूड ऑयल। ये एक वर्ल्ड में क्राइसिस आने वाली है और इस क्राइसिस को सब चाहते हैं। ये क्राइसिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री ईरान चाह रहा है, हाँ। अमेरिका भी चाह रहा है क्राइसिस आए। क्यों आए? क्योंकि ज्यादातर ईरान का तेल जा रहा है चाइना के पास। वो ये कहता है चाइना शुड बी स्टार्व्ड ऑफ ऑयल, और चाइना स्टार्व होगा, इंडिया भी स्टार्व होगा उसमें। हम लोग तो खैर रशिया से मंगवाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आएगा तो कुछ टाइम बाद, इंस्टेंट नहीं आएगा। सो वी विल बी हैविंग क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड, और अभी फूड क्राइसिस भी आ सकती है, क्योंकि अभी यही तो गेहूं कटने का टाइम है। तो अभी फूड क्राइसिस भी सामने आ सकती है, बहुत सारी क्राइसिस और आ सकती है। आज ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बातचीत की है किससे, हमारे CDS से और आर्मी चीफ से मीटिंग की है। ये देखिए कि सारे कंट्रीज अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो इसमें इंडिया भी है और सारे ने। आगे क्राइसिस आएंगी और हमें झेलनी पड़ेंगी। ये एक ऐसी वॉर है जिसको जो कोई नहीं चाहता, जो कोई नहीं चाहता, लेकिन बावजूद इसके ये वॉर हो रही है। और वो जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस ये ना हो कि आगे आने वाले वक्त में हम सभी के सामने हो। तपोष पाल जी, एक बड़ी मीटिंग भी आज होती है, और देखिए आपने यहाँ पर रोहित जी को भी सुना, कमांडर भूषण दीवान को भी सुना, देवेंद्र जी को भी सुना। अब पक्ष सरकार की तरफ से सुनने का आ जाता है कि क्या जो न्यूट्रलिटी की हमारी डिप्लोमेसी है, क्या हमें उस पर स्टिक रहना चाहिए, या फिर किसी एक पक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अपनी डिप्लोमेसी को और भी ज़्यादा चेंज करते हुए या किसी और दिशा में हमें लेके जाने की जरूरत है। साथ ही जो क्राइसिस आगे आने वाले वक्त में आ सकते हैं, पॉसिबल क्राइसिस, उनको देखते हुए सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो T20 वर्ल्ड कप में भारत की जो प्रचंड जीत हुई है कल, उसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और टीम इंडिया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा जोरदार मैच था, तीसरी बार हम वर्ल्ड कप जीते हैं जी। देखिए, आज का जो डिबेट है, हम इसको डिबेट नहीं, चर्चा कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कई पहलू हैं। एक तो है कि नंबर 1 है मिडिल ईस्ट में युद्ध जो चल रहा है, दूसरा है तेल का संकट, तीसरा है दुबई सहित पूरे मिडिल ईस्ट में खाद्य का संकट, और चौथा है द्रोण का जो युद्ध है, जो कि अभी एक्सपर्ट साहब भी बता रहे थे, उसको चर्चा कर रहे हैं। तो इन सबको मिला के आज के जो ये डिस्कशन है, उसको मैं जो है आगे की तरफ ले जाना चाहूँगा। देखिए, आज की जो स्थिति बन रही है, जो हॉर्मोज में ये कह रहे हैं कि उसको रोका जा रहा है, और जो कि 20% तेल पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो वहाँ से सप्लाई होता है, और ईरान उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान अगर उसको रोकता है तो उसके जो खाद्य आपूर्ति है वो भी रुकेगी, उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें रुकेंगी जो कि मिडिल ईस्ट में जाती हैं और मिडिल ईस्ट से आती हैं। तो ये ईरान को 2-3 दिनों में, युद्ध के 2-3 दिनों में ही समझ में आ गया। इसीलिए ईरान आज बैकफुट पे आके वो एक स्टेटमेंट जारी करता है कि हम सारे शिप्स को जितने भी हैं उसमें से केवल हम इजराइल, US और यूरोप को ही टारगेट कर रहे हैं, बाकी किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि बाकी लोग आए और अपना सप्लाई चेन उसको जो है सुचारू रूप से चलाए, हम हमारे साथ किसी की, मतलब एक तरीके से वो मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप जाइए, आप करिए, और इसकी सप्लाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, पहली चीज है कि ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, ये युद्ध जब हुआ है तब ये शूट आउट हुआ है। योम कपूर जो वॉर हुआ था उसमें 300% का हुआ था। गल्फ वॉर जब हुआ था उसमें भी शूट आउट हुआ था, और उसके बाद रशिया यूक्रेन का जब अभी वॉर हुआ, तो हर युद्ध में तेल की कीमतें रॉकेट की तरह बढ़ी हैं। मिडिल ईस्ट में जब आग लगेगी तब इस दुनिया के देश के जो पॉकेट्स हैं उसको जला के वो रखेगी, ये मानी हुई बात है। इसीलिए ऑल्टरनेट एनर्जी पर पहले से ही बहुत बातें चल रही हैं। फूड सिक्योरिटी की मैं बात बता दूं, इस समय दुबई जैसे शहर में खाने के स्टॉक सिर्फ 8 दिन के बचे हुए हैं। इसके अलावा बाकी जो शहरें हैं जहां पर कि मिडिल ईस्ट के शहरें हैं, वहां पर खाद्य आपूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष अभी से ही स्टार्ट होना शुरू हो गया। लुलु मॉल से लेके जो लुलु सप्लाई चेन है वो इन सब चीज़ों पे जो है बुरी तरीके से काम कर रहे हैं। 80 से 90% खाद्य ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वो वहाँ डिपेंडेंट है, और वो भारत से पूरा किया जा रहा है। और भारत से यहाँ तक कि वो चार्टर्ड कार्गो प्लेन की व्यवस्था किए हैं, उससे ये आवाजाही हो रही है।
तो देखिए तेल तो वो खाएंगे नहीं, तेल वो बेचेंगे, जो पैसा मिलेगा उससे वो खाद्य चीजें वो चाहिए उनको, क्योंकि वहाँ खेती होती नहीं है। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो इंडस्ट्री है, और बांग्लादेश का संकट तो वैसे भी बढ़ने वाला है, क्योंकि वहाँ से मजदूर भी चले आएंगे, और ये यहाँ बांग्लादेश में जो तेल की कीमतें वो इतने हाई होंगे कि उनकी तो ऐसे ही स्थिति बहुत खराब होने वाली। इंडिया एज अ लाइफ लाइन, जब दुनिया में संकट होता है तब भारत समाधान की तरह खड़ा होता है, और आज ये हर एक जगह पे साबित हुआ है। भारत ने फल, सब्जियां, खाद्य आपूर्ति खाड़ी देशों तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें रिटेल दिग्गज लुलु ग्रुप इंटरनेशनल उनकी बहुत बड़ी भूमिका के रूप में सामने आई है, और ये पूरी तरीके से लगे हुए। भारत सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था ही नहीं संभाल रहा है, पूरे क्षेत्र में सप्लाई चेन को भी संभाल रहा है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था भी संभाल रहा है, पूरे देश में सप्लाई चेन को भी मैनेज किया हुआ है, लेकिन लोगों के बीच सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि जब हम देखें, अगर हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करते ही हैं, लोगों के मन में तब भी चिंता है, क्योंकि भारत हर महीने करीब 20 लाख टन फर्टिलाइजर आयात करता है। खाड़ी क्षेत्र फर्टिलाइजर सप्लाई का एक बड़ा केंद्र है, और इसी खाड़ी क्षेत्र में जब ये युद्ध हो रहा है तो लोगों के मन में चिंता है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो आगे आने वाले महीनों में क्या होगा। क्योंकि देखिए, युद्ध की शुरुआत हुई, उसका असर सीधे तेल, एलपीजी, इन सब चीजों पर पड़ा। फ्लाइट टिकट्स देखिए महंगी हो गई, असर आया। ऐसे में चिंता है ना कि हमारी जेब पे समस्या का समाधान है, जो कह रहे थे देवेंद्र जी। जाहिर सी बात है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन वो समस्या जनता को झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में उससे बाहर निकालने के लिए क्या रास्ता है कि अब और असर ना आए, और इम्पैक्ट ना हो? देखिए, जो आकलन लगाए जा रहे हैं खाद्य आपूर्ति से लेके और ये सारी चीजें, और वॉरहेड, और जो इनके पास जितने जमा पूंजी है लड़ाई करने के लिए, वो कहां तक उपलब्ध है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये लड़ाई जिस लेवल पे अभी है वैसे ही चल सके कुछ दिनों तक, और कुछ दिनों तक चलेगी, उसके बाद बंद होना ही है। क्योंकि जो रूट लेवल की चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उस पर जरूर आघात पड़ेगा, और वो पड़ना शुरू भी हो गया। मिडिल ईस्ट ज्यादा दिनों तक बिना खाए पिए वो लड़ाई कर भी नहीं सकता, और उनके पास है भी नहीं ये सारी चीजें। यहाँ तक कि मैन पावर के लिए जो लोग लड़ते हैं वहां पे, यहाँ तक कि मैं तो मिडिल ईस्ट में था कुछ महीनों तक, तो वहां पे मैंने देखा है कि जरूरत की चीजें जो करने के लिए भी लोग ये आयात करते हैं बाहर से। कोई फिलीपींस से आते हैं, कोई बांग्लादेश से आते हैं, उनके जो डेली रूटीन के घर के काम है, ड्राइवर से लेके सारी चीजें, वो पाकिस्तान और यहाँ से जाते हैं। तो आप लोगों से लेके, खाने से लेके सारी चीजें वहां बाहर से आती है। सिर्फ वहां क्या प्रोड्यूस होता है? तेल प्रोड्यूस होता है, और तेल को अगर ये रोक देते हैं तो ये अपना गला खुद से घोटने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन के लिए मैं बता दूं, जो $20,000 का ड्रोन है इनका ईरान का, और उसको चुनौती में लग रहा है $40 लाख की मिसाइलें। तो ये जो एक इक्वेशन है, उसके तहत इंडिया ने भी स्ट्रैटेजिक एज पे काम किया है। 1000 किलोमीटर रेंज वाले स्वदेशी ड्रोन हमने भी विकसित किए हैं, स्वाम अटैक क्षमता वाले, और शेषनाग उसको भी हमने डेवलप किया है। एआई आधारित युद्ध प्रणाली उसको भी डेवलप किया है। तो अगर इस तरीके की भविष्य में कोई चीजें डेवलप होती हैं तो भारत उसके लिए भी तैयार है। और भारत अपने मोर्चे पे पूरी तरीके से तैयार है, जिस तरह से आप कह रहे हैं। इन तीनों पे जो जंग चल रही है, उन तीनों पे हम जो है हम लोग अपना मोर्चा बिल्कुल ताने हुए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जनता को भरोसा होना चाहिए, जो सरकार दिलाने की कोशिश कर रही है। ये सरकार का काम है कि जनता का विश्वास जीते। जो जनता के बीच में उनके मन में एक हलचल है, ये तनाव को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल तनाव को देखते हुए उसे मैनेज करे। कमांडर भूषण दीवान जी, ये क्या आपको ये लगता है मल्टी फ्रंट कन्फ्लिक्ट की तरफ भी हम आगे जा रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि देखिए, प्रॉक्सी वॉर की क्या संभावनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। एआई क्राइम देखिए किस तेजी, इस युद्ध के बीच में एआई क्राइम किस तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो क्या प्रॉक्सी वॉर, मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट, इन तमाम चीजों की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? मोनिका जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप जो सवाल पूछ रही हैं बहुत अच्छा रिसर्च दिखाता है। थैंक यू। ऑयल की बात नहीं की, फर्टिलाइजर की बात की, खाद्य पदार्थ की बात की, अब एआई की बात कर रही हैं। मैं छोटा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखिए, जो ओमान बीच में मध्यस्थता करा रहा था ईरान और यूएसए के बीच में, ईरान सब चीज मानने को तैयार हो गया था। मैं न्यूक्लियर भी नहीं करूंगा, बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं करूंगा, एनरिचमेंट भी नहीं करूंगा। अमेरिका को लड़ना था तो क्यों लड़ना था?
तो जब लड़ना ही था तो क्यों रोकेगा वो? हाँ, उसके पास कमी होगी असले की, इसलिए बहुत लंबा चलेगा। और ईरान कहते हैं कि अगर हम लड़ेंगे तो भी अल्लाह का सबब है, मारे जाएंगे तो भी अल्लाह का सबब है। भाई ये वो ईरान है जो 8 साल तक इराक से लड़ा, और तो ये इतने घुटने टेकने वाले नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 3-6 महीने कम है। एक जो अब दायरा बढ़ता जा रहा है, ईरान की शिप को, वॉरशिप को श्रीलंका के नीचे अमेरिका ने दाग दिया, 80 लोग मारे गए, 86 लोग मारे गए। आप बिल्कुल ठीक कह रही, दायरा बढ़ता जा रहा है। जब दायरा बढ़ता है तो एकदम मशीन रुक नहीं जाती, ठंडी नहीं होती। और ये कहने की बातें तो ये जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है, और जानबूझ के बढ़ा रहे हैं क्यों? जैसे एक एक्सपर्ट साहब ने कहा भाई चीन का तेल, मैंने भी कई चीज बात कहा कि उनका तेल बंद कर रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जलडमरू मध्य से रोज 5 मिलियन बैरल ऑयल निकलता है। और अगर वो एक बैरल का दाम $1 बढ़े ना, समझो 12 महीने बढ़े, 12 महीने तो नहीं बढ़ेगा, लड़ाई ही चलेगी, 12 महीने रहे तो $1 बढ़ता है, तो उसका इफेक्ट $2 बिलियन है। हमारा जो $140 बिलियन का इंपोर्ट है, डिफेंस बजट का डबल इतना हमारा, और 30% 40% हमारा इंपोर्ट इसी में जाता है। हमारा ट्रेड $350 बिलियन है, उसमें से 450, उसमें से 1/3 तो हमारा ऑयल पे आ रहा है। तो हमारा जीडीपी कम से कम 0.5% इफेक्ट हो जाएगा अगर 3 महीने भी हम रहे। देखिए हम लोग तो लड़ सकते, हम लोग सह सकते हैं, और ये नहीं कि हमारे पास ऑयल नहीं रहेगा, बांग्लादेश हो जाएगा। 2 महीने का रिजर्व है, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, रशिया से लेंगे। 2 VLCC वेनेजुएला की तरफ पहुंचे हुए हैं। एक VLCC मैडम 2 मिलियन बैरल लेता है। हम रोज 5-6 मिलियन, 2.5-3 टैंकर रोज निकलते हैं। अगर वो बंद भी हो जाए, हालांकि ईरान ने कहा इंडिया के लिए बंद नहीं करेंगे, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये युद्ध बढ़ा तो हम टैकल तो करेंगे, मुसीबत तो आएगी जैसे, तो लड़ाई होती है तो। और दूसरे में क्या होता है, आप देखिए हमारे खाद्य पदार्थ एक्सपोर्ट है, हमारे पास सालाना $800 बिलियन का है ट्रेड, जाने का भी, एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी, और हर साल $100 बिलियन हमारा डेफिसिट है। डेफिसिट कहां से पूरा करेंगे? अब एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिसिट कम होगा ना, डॉलर में पैसा मिलेगा। अच्छा, ट्रेड हमारा कम होगा। तीसरी चीज, आपका भाई मेरा भाई काम कर रहा है, उसकी रेमिटेंस आती है, वो $35 बिलियन आती है। 1 करोड़ लोग हैं हमारे, उनका रेमिटेंस कम हो जाएगा। तो ये कह दें कि जीडीपी में फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। हम टैकल कर सकते हैं, हम डूब नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा देश है और हमारी प्लानिंग अच्छी है, सब कुछ है। पर इन सबको इन सबको मैनेज करने के लिए, और देखिए बड़ी अनसर्टेनिटी हो रही है, अनसर्टेनिटी जो बढ़ा रहे हैं ना आप, इससे कोई गलती होगी। आप समझिए एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं उसके 3 अमेरिका के, खुदा ना खास्ता एक को हिट हो जाए, डिस्ट्रॉयर को भी हिट हो जाए तो 250-300 लोग मर गए। अमेरिका में 10 आदमी मरते तो हल्ला मच जाता है ट्रम्प के अगेंस्ट। फिर वो न्यूक्लियर में घुस जाए, क्यों? अगर इतना तकलीफ ईरान कर दे। लड़ाई पता क्यों आगे बढ़ती है? अगर मैं बुरी तरह हार रहा हूं तो खिसियानी बिल्ली कब्बा नोचे रगड़ दो। अमेरिका हारने लग जाए, ईरान हारने लग जाए तो, और ईरान हारने लग जाए, कोई भी तो लड़ाई बड़े खतरे मोड में जा सकती है। ये पुराना टाइम का वॉर। और आप, अच्छा ईरान, अगर आप कहते हैं कि ईरान चाहता है कि इनको खाद्य पदार्थ मिलता रहे, यूएई को, सऊदी को, अरे उनके डिसैलिनेशन प्लांट हिट कर रहे हो तुम, उनकी तुम रिफाइनरी हिट कर रहे हो तुम, तो कहां चाहते हो कि वो तो आप, ईरान बोलता अरे तुमने अपना जमीन दिया अमेरिका को, अब भुगतो, हम तुम्हारे पे भी दागेंगे। तो ये नहीं है कि ईरान कह रहा है खाद्य पदार्थ ले लो और जीते रहो, फलते फूलते रहो। हमको तुमने अटैक करवाया अमेरिका से, और अब तुम कहते हो हम आंख बंद कर लें। इसलिए पेचीदा मामला है और तकलीफ होगी, हम सह सकते, इंडिया बड़ी कंट्री सह सकती है। हालांकि हमारा 50% जो, हाँ 50% हमारा जो है ना ऑयल, वो हमारा गल्फ हॉर्मुज से आता है, जलडमरू से आता है। और हमारा जो 80% ऑयल, तो ये हमारा इतना बजट है, इतना खर्चा है। अभी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, पर डाइवर्सिफाई करेंगे, रूस से मिल जाएगा जल्दी, BLC कैरियर भेजा, 2 महीने 1.5 महीने में आ जाता है, पर हमको चीप रेट में नहीं मिलेगा। ऑलरेडी अगर 70 था, अभी 100 को टच कर रहा है, तो $100 पर बैरल टच कर रहा है, तो रूस भी हमको 70 पे थोड़ी देगा भाई, वो हमको आज के रेट में देगा। और अमेरिका भी ऑयल बेचेगा, बड़ी अमेरिका कमाई करेगा जो बड़ी भारी, इसलिए लंबा चलेगा। रोहित शर्मा जी, सवाल आपसे, इजराइल की तस्वीरें आजकल इंटरनेट पर वायरल हैं, बल्कि आज भी तस्वीरें सामने आई जो वायरल है कि इजराइल किस तरीके से वीरान दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके वो पीछे नहीं हट रहा है।
बीते कुछ समय में अरब देशों ने इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं, संबंध गहरे किए हैं, लेकिन अभी ये जो युद्ध चल रहा है, कहीं ये तो नहीं कि इससे जो डिप्लोमेटिक बैलेंस है वो अरब देशों और इजराइल के बीच में बिगड़ जाए? डिप्लोमेटिक बैलेंस अरब देशों और इजराइल के बीच में बिगड़ेगा अभी तो नहीं दिख रहा, ये सब इजराइल की वॉर है। एक्चुअली अगर आप देखें तो सबसे पहले ये वॉर शुरू कहां से हुई? क्या अमेरिका इस वॉर में घुसने के पूर्व में था? दूसरा, एक हेस्टीली कॉल्ड वॉर है, तैयारी चल रही थी, लेकिन तैयारी किस चीज की थी? तैयारी रात में अटैक, दिन में अटैक क्यों हो? क्योंकि इन लोगों को पता चला कि खमेनी और उसके कुछ लीडर्स, उसके कुछ 40 इंपॉर्टेंट आदमी एक जगह पर आ रहे हैं, उस पर हमला किया और हमला किया तो वॉर शुरू हो गई। अब वॉर कुछ टाइम बाद शुरू होनी थी। इन लोगों ने पेट्रियट्स, हार्ड मिसाइल और एरो मिसाइल्स, ये सारे मिसाइल्स डिफेंस के लिए देने थे सारे गल्फ को और इजराइल। अब जितने पहले से पीस टाइम के हिसाब से जितने दिए हुए थे वो यूज हो रहे हैं, तो वो यूज हो रहे हैं तो वो डिप्लीट हो रहे हैं, और डिप्लीट हो रहे हैं तो ये लोग और मांग रहे हैं, और वो बोल रहे हैं अमेरिका के मैंने पिछले कुछ साल में जितने बनाए थे मैं सारे सप्लाई कर चुका हूं, अब मुझे बनाने पड़ेंगे। अगर ऐसा था तो क्यों ये वॉर में घुसे? आपके पास इतना नहीं था तो यस, इसलिए घुसे के ये वॉर जब स्टार्ट हुई है उससे थोड़े 2-3 दिन पहले, मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ता पहले होगा, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, तो नेतन्याहू की विजिट हुई थी व्हाइट हाउस, और व्हाइट हाउस विजिट में नेतन्याहू ने जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि ये वॉर अभी करनी है, अगर अभी नहीं की तो ये कभी नहीं हो पाएगी। इस समय ईरान वीकेस्ट पे है, कहीं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन की गई होगी तो उस पर ट्रंप राजी हो गए, और ट्रंप साहब डिक्टेटर हैं, उनकी कैबिनेट में किसी ने इस बात को अपोज नहीं किया, वॉर शुरू हो गई। अब ये एक ऐसी वॉर में घुस चुके हैं जहां पर अमेरिका नहीं चाह रहा था कि ये वॉर अभी शुरू हो, लेकिन एंटर हो गया। अब इसको बचाना क्या है? अब इस वॉर में सिर्फ इस वॉर से विड्रॉ करने से, कल एक खबर आ रही थी कि अमेरिका विड्रॉ कर सकता है कि भाई अब नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उस पर शक नहीं, मुझे उस पर शक है कि ये ऐसा कुछ होगा। ये सारे के सारे लोग तो इजराइल की वॉर लड़ रहे हैं ना, इजराइल लड़ना चाहता था इस समय, और साथ में कि अभी जैसे कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि अमेरिका सिर्फ इजराइल की सुरक्षा कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा, तो कहीं फ्रिक्शन तो दिख रहे हैं। अब ये फ्रिक्शंस कितना आगे बढ़ेंगे वी डोंट नो, सबसे बड़ी चीज, लेकिन अभी तक तो ये सारे इजराइल के साथ बिल्कुल क्लियर खड़े हैं। यूएई पे अटैक किया, सबसे बड़ी चीज, यूएई जो है वो ईरान का बड़ा अच्छा करीबी दोस्त, क्योंकि वो इब्राहिम अकॉर्ड्स में घुसा है और उसने इजराइल को सपोर्ट किया है इब्राहिम अकॉर्ड्स के साथ, इसलिए सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पे यूएई है, साथ में सऊदी भी है। तो ये देखने की बात है कि इजराइल से अभी इनका कोई पंगा नहीं, ये सारे इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये वॉर जो है इस वॉर ने मिडिल ईस्ट को ये दिखा दिया कि कितनी वल्नरेबिलिटी आपकी, कितना आपके ऊपर हमला हो सकता है। और ईरान, जिसको ये सोचा जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, मैं तो नहीं बोल रहा कि इसे हम 3 दिन में खत्म कर लेंगे, 3 दिन के बाद 4 हफ्ते पे आए, 4 हफ्ते के बाद अब मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है कि आई डोंट नो, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कल परसों का स्टेटमेंट है कि क्रिसमस तक, तो क्रिसमस तक डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। तो ये वॉर घुसे ही ऐसे इजराइल के लिए, और अब ये बढ़ती जा रही है। ईरान को जीतने के लिए क्या चाहिए? अपने आप को बचाना, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बचाना, बस। अमेरिका को जीतने के लिए क्या चाहिए? बूट्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ साथ तेहरान पे झंडा लहराना। कितना टफ है उसके लिए गेम, और इस टफ गेम को ये लड़ रहे हैं। यूएई का तो कोई लेना देना नहीं, यूएई तो अपना आराम से काम कर रहा था, यूएई तो इस पूरे पंगे में कभी पड़ा ही नहीं था। यूएई अच्छा, कतर वाज मोर ओवर, जिसे बोलते हैं कि एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के फेवर में था, ठीक है सारी चीजें, लेकिन कुवैत हमला तो सब पे है ना। तो ये सारी चीजें देखने की हैं, ये लड़ रहे हैं और ये सारे साथ हैं। अभी तक तो हमें कुछ दिखा नहीं, आगे लॉन्ग टर्म में कहीं स्प्लिट हो तो हो सकता है, हो जाए, नो डाउट अबाउट इट। तो ये जो चर्चा है सर, इसी बीच एक और पॉइंट में इंक्लूड करूंगी, ये जो चर्चा है कि अमेरिका कतर मध्यस्थता आगे जाकर कर सकते हैं, एक स्थिरता के संकेत हैं, युद्ध विराम भी जल्दी हो सकता है, तो क्या इनको सिर्फ अफवाहें माने हम? मध्यस्थता आगे हो सकती है, क्या तो मैं इंडिया भी मध्यस्थता कर सकता, ठीक है,
लेकिन कर कौन रहा है? मध्यस्थता तो यूक्रेन में इतने साल से चल रही है। हाँ। तेरे एक आदमी एक भी इसमें अमेरिका और रशिया तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वॉर एंड हो। क्यों? इसका रशिया का एक बहुत बड़ा रीजन है। जितने मिसाइल्स और जितना इक्विपमेंट अमेरिका यूक्रेन को दे रहा था या गल्फ या यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को दे रहे थे, हाँ। अब वो उन्हें अपने लिए जरूरत पड़ गई, ग्रीस तक बहुत पहुंची है, तो वो सब इधर यूज कर रहे हैं। यूक्रेन इज गेटिंग स्टार्व्ड ऑफ दिस वेपन्स। और यूक्रेन को वेपन्स नहीं मिलेंगे तो इन सब को फायदा है। तो रशिया अभी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा यहाँ फंसा रहे, और चाइना भी ये कोशिश करेगा इसमें फंसा रहे ताकि साउथ चाइना सी में वो अपनी मनमर्जी करे। तो इस वॉर को जल्दी खत्म होता मैं तो नहीं देख रहा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप सिर्फ ये देखिए कि कितने प्रिसिजन, अब पहले जो अटैक हो रहे थे वो इतने प्रिसाइज नहीं थे, अमेरिका भी मान रहा। अब की बार देखिए कितने प्रिसाइज अटैक्स हो रहे हैं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, यहाँ तक कि ये भी पता है कि यहाँ मारोगे तो कुछ सामने वाले का रडार डिस्ट्रॉय हो। रडार जो डिस्ट्रॉय किया, $1 बिलियन का रडार $20,000 के एक ड्रोन से डिस्ट्रॉय कर दिए। नुकसान किस तरफ है और कितना बड़ा नुकसान? ये अभी रुक जाइए आप 2 हफ्ते के बाद इनके पास एक भी मिसाइल नहीं पड़ी होगी जो गल्फ कंट्रीज है, इनफैक्ट इजराइल भी एक मिसाइल नहीं पड़ी होगी इनके पास अपने डिफेंस के लिए। उसके बाद आएगा ईरान अपने पूरा वो ड्रामा दिखाएगा उसके बाद। तो यानी कि 1 हफ्ते बाद देखना होगा कि किस तरीके की वॉर की जो असल तस्वीर है वो सामने आती है, कितने ड्रामे हैं जो अभी होने बाकी हैं और किस तरह के अटैक्स 1 वीक के बाद देखने को मिलते हैं। देवेंद्र विश्वकर्मा जी, देखिए वॉर तो अभी समाप्त तो होती नजर नहीं आ रही, हालांकि आप बार बार ये बात का दावा कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सशक्त हैं। तपोज पाल जी ने भी यही बात दोहराई है कि हमारे पास हर तरीके के पूरे इंतजाम है कि भारतीय जनता को, देश की जनता को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। बट आप शिपिंग लागत की बात कर लीजिए, बीमा प्रीमियम की बात कर लीजिए, ये सब भी बढ़ गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अब महंगा हो गया है और इसकी वजह से वैश्विक व्यापार की जो गति है अब वो धीमी पड़ सकती है, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? ठीक है, बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं, असर तो होगा, लेकिन जिस स्थिति में बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा असर होगा, ऐसा असर होने वाला नहीं है। अगर आप पिछले 10-20 वर्ष देखें तो ये खाड़ी के देश, अरब देश लड़ते ही आ रहे हैं। और जो एक बड़ी चुनौती पूरे विश्व के सामने थी, जो इस्लामिक स्टेट जो संगठित हो रहे थे, जो जिनके पास पैसा आ रहा था, जो आर्म्स खरीद रहे थे, जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे, है ना, तो जितना युद्ध चलेगा उतना वो खत्म होंगे। देखिए आज कोई भी देश, मैंने पहले भी कहा, नहीं चाहता युद्ध, लेकिन पिछले 10-20 वर्षों में देखें तो वर्ल्ड वॉर इनडायरेक्टली चली रही है। जो ग्रुप डिवाइडेड है, चाहे एक तरफ चीन हो, रशिया हो, अरब के देश हो, दूसरे पर अमेरिका हो, यूरोप के देश हो, तो ऐसी स्थिति तो पहले से बनी हुई है। और ये जो युद्ध है, मैंने पहले ही भी आपसे कहा, ये युद्ध अमेरिका यूरोप वर्सेस चीन और रशिया है। हाँ। तो जिस तरीके से जो अरब के देश है वो संगठित हो रहे थे पैसे के दम पर, ऑयल के दम पर, है ना, देश में आतंकवाद और पूरे विश्व में एक आतंकवाद को भी खड़ा कर रहे थे, लेकिन नुकसान इन्हीं को होने वाला है ना। चाइना इनका उपयोग कर सकता है, रशिया इनका उपयोग कर सकता है, लेकिन इनकी आर्थिक नुकसान जो होगा इसकी वो भरपाई नहीं कर पाएंगी। आप पिछले, मैं 7 दिन का एक डाटा बताता हूँ, भारतीय लोग 17 लाख लोग इन देशों में हैं, लेकिन किसी एक भारतीय को आज नहीं आई है। जबकि 7 दिन में देखिए पाकिस्तान में 22 लोग आंदोलन में और इस तरह के प्रतिकार में मारे जा चुके हैं। ठीक है, कोविड का इतना बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए आने वाले समय में और युद्ध आएंगे, हम इतने जल्दी डगमगाने लगे, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी तो ठीक नहीं है। ये जब इंटरनेशनल चल रहा है पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त है और इसके साथ ही अगर हम वैश्विक व्यापार की गति की बात करें, देखिए हम मजबूत हैं। ये जो बिचौलियों लोग जो फायदा उठाना चाहते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग होने वाली है, हमारी सरकार इससे निपटने को तैयार है। कोविड के समय आप देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमको आने वाले समय में बड़ी चुनौती मिलने वाली है चीन की, ये हमको समझना होगा। देखिए आज पाकिस्तान की क्या हालत हुई, बांग्लादेश की क्या हालत हुई, नेपाल की क्या हालत हुई और श्रीलंका की क्या हालत हुई। क्यों? क्योंकि ये चाइना के आधार पर काम कर रहे थे। इसी तरह अरब देशों की भी यही हालत होने वाली है ना। लेकिन भारत की जो पॉलिसी है, भारत की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिसी बहुत मजबूत है। हम किसी से विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको कोई उंगली दिखाएगा तो उनको जवाब देने में सक्षम है। देखिए भारत को सब पता था पूरे विश्व में क्या घटनाक्रम चलना है और आने वाले समय में क्या घटनाक्रम होने वाला है।
इसलिए हम किसी से दुश्मनी नहीं कर रहे, अमेरिका भी हमारे साथ में है, हम उसका सहयोग लेंगे, चीन भी का भी सहयोग लेंगे, लेकिन चीन जो पर्दे के पीछे भारत के विरुद्ध जो गेम चल रहा है उसी का परिणाम ये है। और मुझे लगता है युद्ध जितना चलेगा उससे अरब देश कमजोर होंगे, मुस्लिम देश कमजोर होंगे, चाइना और रशिया भी कमजोर होगा। ये हमको समझना पड़ेगा। भारत की घरेलू मार्केट बहुत मजबूत है। जो एआई के माध्यम से, व्हाट्सएप और इसके माध्यम से जो भारत के विरोध में एक माहौल बनाया जा रहा है, हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी भी माहौल बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम किसी से, हम जब बातचीत करने की आवश्यकता होगी हम बात करेंगे। हम आर्थिक रूप से सक्षम है, हमारा मार्केट अच्छा है, कोई ऐसी जब आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो तपोष पाल जी इसका बेहतरीन जवाब भी दे पाएंगे। बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कोविड आ गया तो महंगाई तो बढ़ती है, लेकिन इस तरह का रोना ठीक नहीं है। एक बड़े सोच के साथ हमको काम करना पड़ेगा। भारत विश्व में स्थापित हो रहा है, आने वाले समय में लोग भारत की ओर देखेंगे। उसका कारण यही है, हम सशक्त हो रहे हैं। आज इजराइल भी भारत की ओर देख रहा है, अमेरिका भी भारत की ओर देख रहा है। और एशिया में अगर अमेरिका आना चाहता है तो भारत की मदद के बिना नहीं आएगा। उसको पता है एशिया में भारत एक ऐसा देश है जो चुनौती चाइना को दे सकता है। और इसलिए मुझे विश्वास है, हमारे देश को सरकार के ऊपर विश्वास करना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पे विश्वास करना चाहिए। पॉलिसी पर विश्वास करना चाहिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तपोष पाल जी, राहुल गांधी सीधे कहते हैं कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार स्थिति साफ नहीं कर रही है, सरकार स्थिति साफ करे, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है। तो विपक्ष को क्या जवाब देंगे? क्योंकि विपक्ष सड़कों पर भी दिख रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है, महंगाई का रोना रो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक देख लीजिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। विपक्ष सड़कों पर है, गैस सिलेंडर सर पे लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष को जवाब भारत की पॉलिसी को लेकर, भारत की नीति को लेकर और आगे फ्यूचर में हमारी स्ट्रैटेजी, चाहे एनर्जेटिक क्षेत्र से ले लीजिए, एनर्जी के क्षेत्र से ले लीजिए, इसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, आज भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने 11 बजे संसद में आधिकारिक रूप से सरकार की जो रुख है उसको स्पष्ट किया है। हाँ। और उसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि भारत का मानना ये है कि संघर्ष का समाधान युद्ध से नहीं है, संवाद और कूटनीति से होना चाहिए। 20 फरवरी को सरकार ने पहले ही एक बयान जारी करते हुए सभी पक्षों को संयम बरतने की अपील की थी। भारत अभी भी डी एस्केलेशन, तनाव कम करने और बातचीत करने के समाधान में ही है। भारत ने किसी भी पक्ष में वो जो है सीधे निंदा करने से बची है। ईरान के नेता की हत्या में भी सीधे निंदा नहीं की है। अमेरिका इजराइल के हमलों में भी सीधी निंदा नहीं किया है उन्होंने। ईरान ने जवाबी जो हमले किए हैं उसमें भी सीधी आलोचना नहीं की है। तो भारत तटस्थ और संतुलित कूटनीतिक रुख इसको अपना के रखा है। और विदेश मंत्री जी ने यह भी कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, जो कि भारत के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है, इसलिए इस क्षेत्र की स्थिरता भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। व्यापार में अगर लीजिए तो खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार लगभग 200 अरब डॉलर के आसपास का है। वो भी इफेक्ट हो सकता है आने वाले समय में। और भारतीय नागरिक जो है वो खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं जो वहाँ काम करते हैं। उनके ऊपर भी जो है सुरक्षा, और उस पे जो है हमने नागरिक सुरक्षा उसके ऊपर काम किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से पूरी स्थिति पे नजर बनाए रखे हुए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की नियमित समीक्षा की जा रही है। भारत कई देशों के संपर्क में लगातार बनाए हुए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरबिया, इजराइल, इन सब देशों ने भारत की नागरिक की सुरक्षा का आश्वासन दिया हुआ है और हम इन सब चीजों पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए, भारत की अगर आप बात करते हैं तो भारत तो बिल्कुल अपने लेवल पे जो जो चीजें हैं उसको वो कर रहे हैं। जहां तक ऑयल इंपोर्ट की मैं बात बताऊं तो बहुत ज्यादा इस पे जो है बहस हो रही है। तो देखिए, इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट से ऑयल ले रहा है, इंडिया यूरोप और यूएस से ऑयल ले रहा है, इंडिया अफ्रीका से ऑयल ले रहा है। और इसमें रूस में 30 से 36% ऑयल जो है भारत इंपोर्ट कर रहा है। मैं ये 25-26 का डेटा बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली ट्रंप ने भी ये कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत रूस से
जितना चाहे उतना तेल ले सकता है इस घड़ी में, ये युद्ध की घड़ी में। इराक से 18 से 23% है और सऊदी अरेबिया से 14 से 18% है, यूएई से 10% है और अमेरिका से 6 से 8% है। अगर आपको याद होगा तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जिन्होंने आपातकाल के लिए तेल भंडार बनाए थे और विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पुदुर, इन जगहों पे रिजर्वायर बनाया गया था। 5 स्तरीय रणनीति बनाई गई थी भारत की, जिससे कि ऊर्जा सुरक्षा हो सके, और इस पे यूपीए गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी। उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई फिर हमने उस पर काम किया और ये जो है तेल भंडार हमें इस समय सपोर्ट दे रहा है। 45 दिनों का तेल आराम से मौजूद है हमारे पास, और जो एथेनॉल की मिक्सिंग है, सोलर है, विंड है और ग्रीन हाइड्रोजन है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। हम इन सब चीज़ों पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। ऊर्जा की किसी भी तरीके से कमी ना हो और महंगाई ना बढ़े और फिस्कल डेफिसिट पर दबाव ना बढ़े, इन सब चीज़ों पे जो है हम काम कर रहे हैं। हाँ, स्टॉक की जहाँ तक बात है तो वो तो भाई इंटरनेशनल है, उस पर हमारे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो तो लोग पैसा लगाते हैं और पैसा निकालते हैं। लेकिन भारत की इकोनॉमी और यहाँ के जो अर्थव्यवस्था उस पर पूरी निगाहें बनी हुई है। इसके साथ साथ जो विदेश में हमारे लोग काम कर रहे हैं उस पर भी हमारी पूरी निगाह हमारी बनी हुई है। चलिए दीवान साहब, सवाल आपसे अब मैं करूंगी। कई विश्लेषक, कम शब्दों में जवाब क्योंकि समय की कमी है, कई विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जो दोनों देश युद्ध लड़ रहे हैं वो एक कंट्रोल एस्केलेशन के तौर पर लड़ रहे हैं। दोनों ही देश इस तरीके से वार कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, यानी संभल कर चल रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है जो विश्लेषक कह रहे हैं? रियलिटी आपको क्या दिखती है और अब आगे फ्यूचर इस वॉर का क्या दिखता है? नेक्स्ट आगे आने वाले एक हफ्ते में क्या? मोनिका जी, वो करना तो नहीं चाहते थे कंट्रोल तरीके से। जब असला नहीं है, बंदूक में गोली नहीं है, तो कम हो गया है दोनों तरफ से। ईरान के पास भी लिमिटेड है, पर वो अभी उन्होंने अपने पूरा जखीरा निकाला नहीं है। और अमेरिका जो काम कर रहा है, आप देखो अमेरिका जो काम कर रहा है, दुनिया में एक्सपोज हो रहा है कि हमारे पास हथियार नहीं है। इसी के चलते चीन जो है वो ताइवान पे भी अटैक कर सकता है। नंबर 2, ये जो अटैक किया गया है गल्फ पे, पूरा शुरू किया गया बखेड़ा, इसके बाद 3 महीने हो, 6 महीने हो, क्रिसमस हो, पूरे गल्फ के अंदर एक छत्र राज अमेरिका का हो जाएगा और सालों साल तक अमेरिका ऑयल को कंट्रोल करेगा, अभी भी कर रहा है। और उसके बाद इससे पहले चीन रूस मजबूत हो, उन्होंने काम कर दिया है। एक तीसरी बात, जो गल्फ के अंदर खाड़ी में रहने वाले, आप में रहते कॉमन लोग रहते हैं, आवाम रहता है, वो पता क्या है, डेमोक्रेसी तो है नहीं। ऑयल था, ऑयल निकालो, डॉलर है, खाना पीना करो। वो अच्छे आम को पटा के रखा हुआ था, फ्री में हर चीज़ देते थे। अब क्या होगा, वो देख रहे हैं अमेरिका हमारे पे कंट्रोल कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है। मैं तो कहता हूँ ये बगावत ना हो जाए इन कंट्रीज में, सऊदी, यूएई, ओमान। ओमान तो ठीक है, न्यूट्रल देश है, कतार, वो क्यों बगावत हो जाएगी? हम तो मार खा रहे हैं, खाने को सामान नहीं है, ये कौन करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका का तो पिट्ठू बने हुए हैं, कौन? सारे शेख उनके। ये भी उसका थर्ड इफेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वॉर खत्म नहीं कर, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। जब असला नहीं, उसने स्लो चल रहा, लंबा चलेगा और 0.5% GDP फर्क पड़ेगा। एक बात लास्ट छोटा, हम ठीक है, हम तो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंट्री हैं, हमारे तो सब इकोनॉमी आपके मेरे खाने से 150 करोड़ आदमी खाना पीना खाते हैं, उसे चलती है। पर फिर आप $400 बिलियन का क्यों आप इंपोर्ट करते हैं भाई? 450 क्यों करते हैं? उसे 1/3 तो ऑयल ही है, ऑयल के बगैर चल नहीं सकता है। इथेनॉल है, सोलर है, इंटरनेट सोलर अलायंस है, हाइड्रोजन आएगा। अभी तो हमको चाहिए हर साल कितना, मतलब $15 बिलियन, 15 बिलियन बैरल अपने को चाहिए ऑयल हर साल। उसके लिए हम 114 बिलियन डॉलर खर्चा कर रहे हैं हर साल, और हमारा बजट 145 बिलियन, डिफेंस बजट का दुगना। और इसलिए हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। इसलिए एक्सपोर्ट भी इसलिए करते हैं हम, क्यों मानो, क्यों एक्सपोर्ट अमेरिका से कर रहे हैं, वहीं से हमारा ट्रेड सरप्लस आ रहा है। नहीं तो $100 बिलियन तो हर साल हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, पैसा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम होती है। और अभी आप देखना डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा। और ये पेट्रो डॉलर, ये एक और काम किया ट्रंप ने। सऊदी भी हट रहा था कि हम रियाल में बेचेंगे, क्यों हम डॉलर में बेचें। अब इसके बाद सारा कंट्रोल पेट्रोल डॉलर में आ जाएगा, अमेरिका का फिर राज बढ़ता है और रुपये गिरेगा, पेट्रोल डॉलर बढ़ेगा, आप देखना। तो ये सब बातें कई कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, रुपए पर दबाव आएगा, पेट्रोल और डॉलर बढ़ेगा और इससे इसका जो असर है वो हर लिहाज से देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में। चलिए फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए।
तो मिसाइलों की जंग जरूर मिडिल ईस्ट में देखी जा रही है, लेकिन इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट जिस तरीके से हम बात करें वो जरूर हो रहा है। लड़ाई पूरे विश्व में है और ये लड़ाई बाजार की लड़ाई है, ये लड़ाई व्यापार की लड़ाई है, ये लड़ाई एक आगे आने वाले समय में एक संकट की लड़ाई है, चाहे वो तेल की बात कर लीजिए या खाद्य की बात कर लीजिए, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हम एक सशक्त देश है। सीधी बात में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।